हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है भाग्य। अरे सुधा, जरा बुलाओ अपनी बहू को, शगुन देने आई हूँ। सविता जी ने अपने भाई की पत्नी सुधा से कहा। सुधा, क्या दीदी, शादी पर तो आई नहीं और अब शगुन देने आ रही हो। इस शगुन से ज़्यादा अरुण और बहू को आपका आशीर्वाद चाहिए था। सविता जी, अरे आशीर्वाद भी तो देने आई हूँ। अब शादी के मौके पर ही मेरी तबीयत खराब हो गई तो यहाँ आकर तुम लोगों के रंग में भंग में कैसे डालती। अभी ये सब छोड़ो, बहू को बुलाओ। तभी घूंघट लिए सुधा की बहू प्रिया आती है और अपनी बुआ सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। प्रिया को आशीर्वाद देते हुए सविता जी कहती हैं, अरे वाह, बड़ी सुंदर और संस्कारों वाली बहू लाई हो सुधा। सच में देख कर जी को बड़ी शांति मिली। अभी जितने दिन यहाँ रहूँगी इसे और निपुण बना दूँगी। सुधा, हाँ दीदी, अब सिर्फ सूरत ही दिया है भगवान ने, बाकी तो सुधा ये कह ही रही होती है। तभी सविता जी बोल पड़ी, बाकी तो का क्या मतलब। अरे इस घर में आए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, तुम ऐसा भी बोलने लगी। सुधा, दीदी आपको तो पता ही है मेरे अरुण का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था, इसलिए तो इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। यह कहकर सुधा प्रिया से बुआ जी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाने को कहती हैं, जिस पर प्रिया वहाँ से उठकर चली जाती है। सविता जी, हाँ तो तुम क्या कह रही थी। सुधा, अरे दीदी, सिर्फ सूरत ही अच्छी है, ना दान ना दहेज, बिल्कुल गरीब है इसका परिवार। अब आपकी बहू को ही देख लो, कितना भर भर कर सामान लाई थी अपने साथ। कितना गर्व महसूस हुआ होगा आपको। और एक मैं हूँ, शादी में सबसे झूठ कहती रही कि दहेज का सामान बाद में आएगा। अब रिश्तेदारों को क्या ही बताती। सुधा और सविता जी ये सारी बातें करते हैं। इतने में प्रिया चाय नाश्ता बना कर ले आती है। उसके बाद वो रसोई में चली जाती है खाने का इंतज़ाम करने। दोपहर को प्रिया ने ढेर सारे पकवान बनाए, वो भी बुआ जी के पसंद के, और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी सुधा उससे कहती हैं, कढ़ी नहीं बनाया। प्रिया, माँ जी दही ख़त्म हो गई थी, इसलिए कढ़ी की जगह ये कच्चे आम की चटनी बनाई है, आप इसे खाइए ना। सुधा, तो अब तुम मुझे बताओगी क्या खाना है और क्या नहीं। देखा दीदी, कैसे ये सोच रही है, यह अपनी हुकूमत चलाएगी। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा और जो मैंने कह दिया वही मानना है तुम्हें। दही ख़त्म हो गया है तो मुझे क्यों नहीं बताया। यही होता है जब अपनी बराबरी वालों से रिश्ता ना जोड़ो। दीदी, इसकी तो भाग्य विधाता ने बड़ी अच्छी भाग्य लिखी और मेरे भाग्य में इसे लाकर पटक दिया। ये बड़ी नाइंसाफ़ी की है भगवान ने मेरे साथ। सविता जी कुछ नहीं कहती और इधर प्रिया सिर झुकाए रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुधा को बुखार आ जाता है और वो सुबह दवाई खाकर सोई रहती हैं। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। इधर सविता जी भी नहा धोकर मंदिर चली गई थीं। कुछ घंटे बाद सुधा को प्रिया नींद से उठाती है। सुधा नींद से उठकर देखती है, सामने प्रिया हाथों में खिचड़ी लिए खड़ी है। सुधा, ये सब क्या है, तुम्हें नहीं पता। मैं पूजा किए और भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाती। प्रिया माँ जी, मैंने पूजा भी कर ली और भगवान को भोग भी लगा दिया। मैं यहाँ पहले भी आई थी क्योंकि इतनी देर तक आप नहीं सोती, पर यहाँ आकर जाना आप बीमार हैं तो मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। पर अब तो काफ़ी देर हो गई है, आपको भूख भी लगी होगी, इसलिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। आप इसे खाकर फिर से सो जाइए, मैं बीच बीच में यहाँ आकर आपको देखती रहूँगी। यह कहकर प्रिया खिचड़ी वहीं रखकर चली जाती है। उसके बाद प्रिया अपनी सास की खूब सेवा करती है, पर सुधा के मन में उसके प्रति कोई भावना नहीं जागती। उसे लग रहा था कि ये जो वो उसे इस घर की बहू बनाकर लाई है, उसके बदले में प्रिया ये सब कर रही है। अगले दिन सविता जी ने सुधा से कहा, कल मैं जा रही हूँ सुधा, रमेश और मंजू आ रहे हैं लेने। वो इधर किसी काम से आए थे तो कहा मुझे लेकर ही जाएंगे। उसके अगले दिन सविता जी के बेटे बहू उन्हें लेने पहुंच जाते हैं। प्रिया उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखती, पर मंजू पैसे वाली थी, उसे इस बात का बड़ा घमंड था और वो इस बात का ताना प्रिया को बराबर दिए जा रही थी।
इधर सुधा भी साथ ही में मंजू के सामने प्रिया का तिरस्कार भी कर रही थी, पर प्रिया चुपचाप अपना काम कर रही थी। जब जाने का वक्त हुआ और सभी जाने लगे, रमेश ने अपनी माँ का कोई सामान नहीं लिया और गाड़ी निकालने चला गया, तो इस पर सविता जी अपना सामान उठाकर खुद ही जाने लगी। तभी सुधा ने मंजू से कहा, अरे बहू, माँ की कुछ मदद कर दो, ये सामान तुम उठाकर ले जाओ। सुधा ने इतना कहा ही था कि मंजू बोल पड़ी, अरे मामी जी, मैं अपना ही सामान नहीं उठाती, इनका क्या उठाऊंगी, मुझे इतना भारी सामान उठाने की आदत नहीं। ये कहकर वो भी निकल गई। तभी रसोई से प्रिया दौड़ती हुई आई और कहा, बुआ जी, लड्डू बनाए थे आपके लिए, आपको बहुत पसंद आए थे ना, यह लीजिए। और यह क्या, आपने ये बैग क्यों उठाया हुआ है, चलिए मैं ले चलती हूँ। जिस पर सविता जी प्रिया को अपना बैग देख कर कहती हैं, जा बहू, इसे गाड़ी में रख दे, मैं आती हूँ। सविता जी, सुधा, भाग्य विधाता जब भाग्य लिखता है ना, वो हमारे कर्म देखता है। तूने भी अपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसी बहू तेरे भाग्य में मिली, पर तुझे हमेशा पैसा दिखता है। इस चमक में तू अपने भाग्य के हीरे को ही देख नहीं पा रही। बुढ़ापे में पैसा धरा का धरा रह जाता है। जो अपने को कोई संभालने वाला ना हो, अभी भी समय है। भाग्य विधाता के विधान को समझ ले। क्या प्रिया के इस घर में बहू बनकर आने से उसके भाग्य खुले हैं या तेरे? दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, फिर भी कोई सुध लेने नहीं आता। यहाँ तो तेरे कमरे से ना निकलने पर खुद ही तेरे बारे में जानने चली गई और तेरी फटकार खाकर भी तेरी सेवा करती रही। ये कहकर सविता जी चली जाती हैं और उसके बाद से सुधा प्रिया को बहू नहीं, बेटी सा मान सम्मान और प्यार देने लगी, क्योंकि उन्हें सच का आईना दिख चुका था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।